और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 2024 के इस चुनावी दंगल में लगातार चर्चा जारी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर यह मतदान चल रहा है और सुबह 7 बजे से ही लगातार लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हर एक सीट की अपडेट आपको दे रहे हैं और इसी के साथ ही दिन भर की ये चर्चा भी जारी है। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। अब शर्मा जी, आपके पास आते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हूँ, सटीक जवाब दीजिएगा। तेलंगाना की हैदराबाद सीट बहुत ही हॉट सीट है। 1884 से अब तक सिर्फ और सिर्फ ओवैसी परिवार का उस सीट पर कब्जा रहा है। आपने माधवी लता जी को उतारा है, जिन्होंने 3 तलाक के मुद्दे को प्रखर तौर पर उठाया था, काफी चर्चा में उनका नाम आया था। तो क्या लगता है, क्योंकि 1999 से अभी तक असदुद्दीन ओवैसी वहां पर है, उससे पहले उनके पिताजी उस सीट पर थे, क्या उस सीट पर सेंधमारी कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? हमारी कैंडिडेट बहुत बड़ी समाज सेवी है और हर वर्ग में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और धार्मिक प्रवृत्ति की बहन जी है। तो मैं समझता हूं इतनी बड़ी समाज सेवी होने के नाते इसका बेनिफिट उनको जरूर मिलेगा। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा मुस्लिम महिलाएं बहुत ज्यादा उनका साथ दे रही हैं। मैं समझता हूं कि ये इतिहास दोहराएंगी और क्या नाम है, मोदी जी को 400 पार करने में बहन जी का महत्वपूर्ण योगदान होगा और ये वहां से बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगी और ओबीसी की जमानत जब्त करेंगी। क्योंकि 4 बार तो ओवैसी जी ही वहां से सांसद रह चुके हैं। उससे पहले लगातार उनके पिताजी थे। मतलब 1884 से अब तक कोई भी ओवैसी परिवार के अलावा वहां पर सांसद नहीं बन पाया। मैं क्या कह रहा हूं, ये जीतेंगी क्योंकि इनको तो 36 बरादरी का, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का आशीर्वाद है और ये सबका आशीर्वाद लेती आगे बढ़ रही हैं और विशाल जन समूह इनके साथ है। महिलाएं बहुत ज्यादा है इनके साथ में। वहां पे ये चीज नहीं है। वहां पे तो ये बहुत बड़ी परोपकारी हैं, समाज सेवी हैं, इनको समर्थन मिल रहा है 36 बरादरी का। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अपने आप में एक परिवर्तन होगा और आदरणीय बहन जी भारी मतों से जीत हासिल करेंगी और ओबीसी जी हारेंगे। क्योंकि ऐसा है, काम बोलता काम। ये बहुत बड़ी समाज सेवी आप देख रहे हैं, इनकी भीड़ में टीवी पर देख रहा था, विशाल जन समूह इनको मिल रहा है, उनका सबका समर्थन है, उनका आशीर्वाद इनके साथ है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आदरणीय बहन जी गुस्सा कर रही थी, हमारे ये जो विश्लेषक जी हैं ये बोल रहे थे, तो इनके बारे में आदरणीय बहन जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही थी। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई साहब हैं नीरज भाई, ये भी कुछ बोल रहे थे। ये हमारे गांव में एक परिवार है ज्योति जी, वो क्या कहता है, वह जो हमारे पक्ष की बात करेगा ना, हम उसी ने पंचायती मानेंगे और न पंचायती नहीं मानेंगे। ये तो दोनों वो काम कर रहे हैं। वह जो जहां पर ये जीत गए वहां तो ईवीएम मशीन ठीक है और जहां ये हार गए, भाई मशीनें खराब है, मशीनें खराब है, ये तो वो काम कर रहे हैं। और इनकी हार निश्चित है। मोदी जी 400 पार करने जा रहे हैं। हरियाणा में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और ये हमारे ऊपर अधर्मी का आरोप लगा रही थी, बहन जी भी कह रही थी, कांग्रेस वाले भी कह रहे थे। देखो, धर्म और अधर्म की लड़ाई कहां से शुरू हुई? कांग्रेस ने शुरू करी। डिवाइड एंड रूल किसने अपनाया? कांग्रेस ने अपनाया। क्योंकि जब देश 2 भागों में किसने बांटा? जिन्ना साहब आप पाकिस्तान ले लो, नेहरू जी आप हिंदुस्तान ले लो, आप यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, पाकिस्तान का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये तो नींव ही कांग्रेस की डिवाइड एंड रूल से रखी गई थी। और रही बात, भाई साहब ने बेरोजगारी की बात कही थी, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप बेरोजगारी का मूल कारण पाइए, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? सभी देशों ने अपनी अपनी जनसंख्या घटा ली, चाइना ने भी घटा ली। 60 साल तक इनका राज रहा, क्यों नहीं जनसंख्या घटाई भाई? विशेष समुदाय की तो आबादी लगभग 44% बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी लगभग 8% घटी है। ऐसा क्यों? अच्छा होता है, ये उस समाज को भी प्रेरित करते, उत्साहित करते, उनको भी जनसंख्या नियंत्रण बिल लाते, ये उनको भी कहते भाई जनसंख्या ना बढ़ाओ, बेरोजगारी फैलेगी। अच्छा यही है कि आप जनसंख्या घटाओ। और उधर से इन्होंने हिंदुओं का तो पकड़ पकड़ के वो क्या नाम है, नसबंदी कर दी, उन भाइयों को छूट दे दी। एक भाई 4 शादी कर सकता है, मर्जी जितने बच्चे पैदा करो। ये क्यों है भाई? हर पे ये रोना रोते टीवी पर आके आबादी बढ़ गई, वो क्या नाम है, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। अरे बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्यों बढ़ी? आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ेगी। एक विशेष समुदाय में तो आबादी बढ़ा दी, अरे क्या आपने घटा दी? ऐसा क्यों? दोहरा मापदंड क्यों अपनाया आपने? क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण बिल है? क्यों नहीं आप समान नागरिक संहिता बिल है? किसने रोका था आपको? और फिर यहाँ पर रोना रोकते हैं भाई
क्या करे, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी। अरे इसका मूल कारण तो है, बेरोजगारी बढ़ी क्यों है? बेरोजगारी बढ़ाने का मेन कारण है कांग्रेस। जब सब देशों ने अपनी अपनी जनसंख्या घटा दी, कांग्रेस ने क्यों नहीं जनसंख्या घटाई? किसने रोका था? अब वो सारा काम जो इन्होंने जो क्या नाम है, ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं, उसको ठीक करने लग रहे हैं, और मोदी जी धीरे धीरे उसको ठीक कर रहे हैं, और देश की जनता जाग चुकी है, इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, ऐसे ऐसे काम मोदी जी ने किए हैं, वो विरला ही कर सकता है। जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई है, इस देश के ऊपर अधर्मियों का राज बढ़ा है, अधर्मियों का अत्याचार बढ़ा है, किसी महान आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है, वो चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हों, चाहे भगवान क्या नाम है श्री रामचंद्र जी हों, चाहे वो क्या नाम है विश्वकर्मा जी महाराज हों, चाहे वो संत कबीर जी हों, चाहे वो भगवान परशुराम जी हों, चाहे वो रविदास महात्मा जी हों, तो कोई न कोई महान आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है। ये मोदी जी भी कोई मामूली आदमी नहीं है, ये भी किसी महान आत्मा का पुनर्जन्म है, क्योंकि ये इन्होंने काम किया है, ये कोई मामूली काम नहीं है। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था भाई धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हट जाएगी, समय की निर्माण होगा, 5 लाख तक का इलाज। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। दीपक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बाद से नीरज जी और अभिता जी आप दोनों के पास आऊंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आखिरकार चुनाव तो मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी कितने दावे कर ले, कितने वादे कर ले, चुनाव मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। और इस बार की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के अपने अलग मुद्दे हैं, वो कहती है स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस कहती है कि हम रोजगार है, महंगाई है, इन सब चीजों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी की जहां बात आ जाती है, वो कहती है कि ये 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और 1 करोड़ लोगों दीदियों को हमने लखपति दीदी बना दिया, और भी लक्ष्य बड़ा रखा गया है। तो इन सब के बीच में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं इस चुनाव में, या फिर इनके इतर भी कौन सी जरूरी मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के जनता इस बार आगे बढ़ रही है? देखिए, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता ने अभी काफी सारी बातें कही, उनके ऊपर भी मैं कुछ पूछना चाहूंगा उनसे। अभी देश का चुनाव, अभी मैंने पहले भी कहा था कि भारत में ऐसा कभी भी नहीं रहा कि चुनाव इंटेलिजेंस बेस्ड रहा, आईक्यू बेस्ड कभी भी नहीं रहा, ईक्यू बेस्ड रहा, इमोशन बेस्ड। भारत के चुनाव में हमेशा इमोशंस तो डाले ही गए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राम मंदिर का सबसे ज्यादा इमोशन डालने की कोशिश कर रही है। वो सफल कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं, वो 4 तारीख को पता चलेगा। उन्होंने विकास के काम गिना दिए, माधवी लता जी के काम गिना दिए। माधवी लता जी का समाज से भी बताया उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया काम क्या किया उन्होंने। ठीक है, अब उनको कितनी जानकारी है, कितनी जानकारी नहीं है, ये तो वही बताएंगे। एक सवाल इनसे ये है कि सरकारी नौकरियां बहुत सारी खाली पड़ी है, उनके ऊपर भर्ती निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि नौकरियां ऑलरेडी बनी हुई है, वो पद खाली पड़े हैं, उनके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, तो भर्तियां निकालना वो क्यों नहीं हुए आज तक? आपने देश ने 2014 और उससे अधिक बहुमत देके 2019 में आप लोगों को जिताया। आपके कितने सांसद ऐसे रहे जो बिल्कुल जनता के बीच में अनुपस्थित रहे, 5 साल दिखे ही नहीं? क्या सिर्फ जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की और केंद्रीय मंत्रिमंडल की होती है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए? तो ऐसे तो फिर एक ही सीट पे चुनाव कर लेते हैं। आपने इतने सांसदों की टिकट बदली, सिटिंग सांसदों की जो 2 बार से बने हुए थे उनकी टिकट काटी, जो एक बार बने हुए थे उनकी टिकट काटी। बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पे 2014 में दूसरा कैंडिडेट था, 2019 में दूसरा और 2024 में दूसरा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको 150 करोड़ के देश जनसंख्या में एक 543 व्यक्ति ऐसे नहीं मिल पा रहे क्या कि जो अपने क्षेत्र में भी मौजूद रहे, लोगों की बात सुने, अपने कार्यालय में मौजूद रहे? हनीमून मनाने जाते हैं आपके सांसद, इधर उधर घूमने जाते हैं, दिल्ली में बैठे रहते हैं, अपने रिजॉर्ट्स में बैठे रहते हैं। आप लोगों को काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है, इस चीज में कोई शंका नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी जिनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा गया। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत सारे काम किए, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी रहे जिनकी तरफ नजर उठा के उन्होंने नहीं देखा। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री है, बिजली फ्री है, पूरे देश में सबसे पहला बिजली का मॉडल वो लेके आए। स्कूलों वाला जो मॉडल है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कांग्रेस में शीला दीक्षित की दिल्ली में जब सरकार थी, उन्होंने इतने सारे फ्लाईओवर्स बनाए, उन्होंने डेवलपमेंट किया, पीडब्ल्यूडी को बिल्कुल फ्री रखा।
है ना, जल बोर्ड का बिल्कुल गांव गांव गली गली में उन्होंने जल पहुंचाया, बहुत सारे ऐसे छोटे। लेकिन एक चीज को बता के अपनी कमियां कोई भी व्यक्ति टीवी पे स्वीकार नहीं करेगा, ना आम आदमी पार्टी करेगी, ना बीजेपी करेगी, ना कांग्रेस करेगी। लेकिन उनकी नैतिक जिम्मेदारी इतनी जरूर बनती है कि जिन क्षेत्रों की तरफ, जिन कार्यों की तरफ उन्होंने नजर उठाकर नहीं देखी, उनकी तरफ भी देखना चाहिए। इमोशंस डालिए, इमोशंस डालने से कोई नहीं रोक रहा आपको। हर पार्टी का एक इमोशनल स्टैंड है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, वो आप डालिए। जो अच्छे से डाल पाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन जीतने के पश्चात काम करना आप लोगों का धर्म बनता है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप काम करने के नाम पर जीत कर आते हैं, उन तरफ देखना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लोगों को अब वो समय नहीं रहा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, 5 साल विश्राम करेंगे और फिर उसके पश्चात आप बीजेपी प्रवक्ता से पूछिए ना, नितिन गडकरी विदेश मंत्रालय, एनएचएआई विदेश मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और फाइनेंस, इनके अलावा किस डिपार्टमेंट ने अपने क्षेत्र में काम किया? ठीक। इस पिछले सरकार में लगभग 2 साल तो कोविड पेंडेमिक में निकल गए। कोविड पेंडेमिक के बाद ये किसान आंदोलन हो गया। कृषि मंत्रालय ने कितना काम किया, ये पूछने का विषय है। किसी ने पूछा क्या? नहीं पूछा। बाकी जितने भी सामाजिक समरसता के जो मंत्रालय है, उन्होंने कितना काम किया, किसी ने पूछा? नहीं पूछा। हेल्थ मिनिस्ट्री में कितना काम हुआ, किसी ने पूछा? नहीं पूछा। तो ये सारे सवाल जनता भी पूछ रही है, इन प्रवक्ताओं को भी पूछने चाहिए। आप बीजेपी को ये समझना पड़ेगा, आप 10 साल से पावर में बैठे, आपको लोगों के बातों का, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ इमोशंस में डाल के चुनाव नहीं जीत सकते। कांग्रेस वालों को भी समझना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी और सभी नेताओं को समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को निश्चित तौर पर मुझे लगता है कुछ संतोष यहाँ पर हुआ होगा। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दे, ठीक है, मैं आऊंगी अबिता जी आपके पास। थोड़ा सा संतोष इन दोनों को हुआ है, उनकी स्माइल बता रही है। लेकिन दीपक जी, 2-3 मुद्दे ऐसे स्ट्रांग बताइए जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव को लेकर के इस बार। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिएगा। मुद्दे, एक तो आपने नौकरी बताई, सरकार जो बैठी रहती है, सरकार जिस पार्टी की होती है, वो सिर्फ ये बताते हैं उन्होंने काम क्या किया, अगर चुनाव मुद्दों का है तो। और विपक्ष का काम रहता है, विपक्ष वो मुद्दे गिनाती है जिन पे काम नहीं हुआ। जो सुधर गए उनको सरकार उठाती है, जो बिगड़ गए उनको विपक्ष उठाता है। सरकारी नौकरियों का था, सांसदों की अनुपस्थिति रही, इसके अलावा किसानों की किसी समस्या का समाधान आज तक सॉलिड तरीके से नहीं निकल पाया है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं, झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है दीपक जी, रोकूंगी, समय की थोड़ा सा पाबंदी है। अभिता जी, उम्मीद है थोड़ा सा संतोष आपको हुआ होगा इस टिप्पणी के बाद। छोटा सा जवाब आपका चाहूंगी। अबिता जी है कि हम भी अपना पक्ष, हम पार्टी के प्रवक्ता तो पक्ष रखेंगे, बट अगर एक विशेषज्ञ है तो उसको न्यूट्रल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सभी का कमी बताए, क्योंकि वो जनता के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो हम भी हो सरकार में तो भी हमसे पूछे, किसी एक को पर्टिकुलर टारगेट करना थोड़ा अच्छा नहीं है। और रही बात, दूसरी बात, उन्होंने एक बीच में आवाज तो नहीं पूरी में सुन पाई, बट एक चीज उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी का नेता है वो अपनी गलती नहीं मानता अगर उसे कुछ हो जाता है या जो भी। मैं आपको एक बात मुझे यहाँ से याद आई कि जब टीटीसी की बस थी, उनकी पेंशन लेट हुई तो वो पेंशन टाइम पे नहीं दे पाए, और अरविंद केजरीवाल जी ने मार्च या फेब के एंड में आकर के अपने वोट, मतलब जो भी जनता है उनसे बात करी और इस चीज के लिए माफी मांगी कि ये काम था और मुझे जल्दी करना चाहिए था, बट लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने ऑर्डिनेंस बिल लाकर दूसरी चीजों से मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर मतलब नहीं चलाने दिया, काम में दिक्कतें की, तो उससे वो डिले हुआ। उस डिले पर भी अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। तो होता क्या है कि पूरी बात, सारी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती, या लोग उनके बारे में पढ़ नहीं पाते। यही तो वो कह रहे हैं। देखो दीपक जी ये कह रहे हैं कि काम आप करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस काम में जो कमियां आ रही है, आपने काम करवा लिया, आपने चला दी कोई योजना, लेकिन उसको आप पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कहाँ पर कमियां है, कहाँ पर खामियां है, उन पर बात करना भी तो बनता है ना। हाँ, वो बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, उसमें हम अपने पक्ष ये रखेंगे कि देखो, सेंटर से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला हमें, जैसे मिलना चाहिए था। जिस तरीके का सहयोग एक होता है ना कि देखिए हमारे नेताओं के ऊपर ईडी की जांच करवा रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, तो आप एक तरीके से देखिए कि अभी भी हमारे शीर्ष नेता को डाला गया, तो आप जब पूरे देश में, विदेश में वही बात हो जाती है, फिर वही वाली बात हो जाती है कि कोर्ट पे सवाल उठाना, ये उधर उठाना, उधर उठाना। खैर
ठीक है, हाँ जी, हाँ जल्दी से अपनी बात रखिए। अभी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से इन्होंने एक और प्रश्न उठाया था, रामराज जी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जेल में डाला है, तो इन्होंने वो वर्डिक्ट नहीं पढ़ी, तो वो वर्डिक्ट भी इन्हें पढ़कर आनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर जितनी भी जो अभी जैसे मतलब बार बार उनके वक्तव्य सुनकर यही लग रहा था कि उनको कितने भी फैक्ट्स बता लो, भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम हो रहा है। तो हमें जो भी है यहाँ पर अगर आते तो हमने नफरती भाषणों या वक्तव्य है या कोई हिंदू मुस्लिम इन बातों और या जाति पाति पर बात करने से बचना चाहिए। एक अच्छे जो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, उस पर बहुत अच्छे से बहस होनी चाहिए, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो विशेषज्ञ हो, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें मुद्दों के लिए अपने ऊपर भी तो इम्प्लीमेंट करो, ये आगे लेकर मापदंड तो दिल्ली सरकार अपना रही है। मौलवियों की तो तनख्वाह बांध दी, पुजारियों ने, ग्रंथियों ने क्या कसूर किया है वो भी तो बताइए आप। वो वहां पर हैदराबाद की सीट में उन्हें जिता देंगे। जब उनसे मतलब देखिए, जब सहयोग लेने की बात आती है तो मुसलमानों से वोट भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, ठीक है। और फिर वही आज सुबह प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आरक्षण नहीं होगा धर्म के या जो भी, ठीक है। ये बात देखिए, ना तो कोई धर्म की बात होनी चाहिए, ना जाति की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी भी बात का समर्थन करो आप, उन्होंने सही कहा है। मुख्यमंत्री हो और आपका ड्यूटी है, आपका जिम्मेदारी है कि आप सभी वर्गों को आगे लेकर के उस देश को आगे बढ़ाओ। तो देश नंबर 1 तभी होगा जब आप लोगों को शिक्षित करोगे। और जैसे यहाँ पे हमारे विशेषज्ञ एक बात बोल रहे थे कि हम इमोशनल क्वेश्चन पे ज्यादा वोटिंग होती है। डेफिनेटली यहाँ इंडिया में होता है ये चीज, बट लेकिन इसी चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसको इम्प्रूव सिर्फ शिक्षा के माध्यम से इम्प्रूव किया जा सकता है। इंटेलेक्चुअल बेसिस पे आप वोटर्स को क्रिएट कर सकते हो, और ये चीज आम आदमी पार्टी कर रही है। और यही चैलेंज है बीजेपी के सामने। वो वोट अंधभक्ति से लेते हैं, और जबकि आम आदमी पार्टी है वो वोट वो अपने वोटर्स को सक्षम बनाना चाहती है, उनको इंटेलेक्चुअल बेसिस पर वो वोट डाल पाए, बेटर डिसीजन ले पाए इस चीज के लिए। तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी उस चीज में काम कर रही है, और एक हर पार्टी को काम करना चाहिए। इस पर एक दीपक जी कुछ आपत्ति जताना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपका जवाब लूंगी। उससे पहले दीपक जी नीरज जी के पास जाना होगा। नीरज जी, तीनों को आपने सुना, तीनों की बात पर टिप्पणी आपकी चाहूंगी। ठीक है, तीनों की बात पे मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। ना आम आदमी पार्टी के हाथ में कुछ है, ना बीजेपी प्रवक्ता साथी में कुछ है, ना हमारी पार्टी। सब जनता जनार्दन मालिक है लोकतंत्र में। जनता तय करेगी किसने विकास किया, किसने नहीं किया। लेकिन मैं दीपक जी की एक बात से सहमत हूं, सभी तक केंद्र में किसी भी सरकार हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे केंद्र में हो, सबको अपने सरकार की समीक्षा करनी चाहिए, अपने एमपीओ की वो लेना चाहिए, रिपोर्ट लेनी चाहिए, चाहे एमएलए हो, उन्होंने कितना काम किया क्या नहीं किया। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये सभी पार्टियों पर लागू होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे और की पार्टी हो। ये तो एक अच्छा काम है कि अपनी पार्टी की समीक्षा करेंगे, सांसदों के कार्यों की समीक्षा करेंगे, तो उससे जनता को भी बेनिफिट मिलेगा और पार्टी को भी बल मिलेगा। लेकिन लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अब ये देखिए लोकतंत्र का चुनाव है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हमें जनता पे तय करना चाहिए। हर पार्टी अपने दावा करेगी, मैं भी करता हूं, आम आदमी भी करेगी, इंडिया गठबंधन भी करेगा, बीजेपी वाले भी करेंगे। लेकिन जनता ही तय करेगी जनता किसको राजा बनाती है, जनता किसको अपने पलकों में बिठाती है, ये हमें जनता पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, जनता निश्चित तौर पर उसी को पलकों पर बिठाएगी जो उसके मुद्दों को सामने लाएगा, वो जो उनकी मांगों को पूरा करेगा। खैर, रोकूंगी आपको यहाँ पर। शर्मा जी, एक बड़ा सवाल जो दीपक जी ने कहा कि इतनी बड़ी देश की जनता है, उसमें से मात्र 550 के तकरीबन ही लोग ऐसे चुनने हैं जो अपने क्षेत्र में जा सके, जो लोगों को सुन सके। वो कह रहे हैं कि 2-4 विभाग छोड़ करके आप बता दीजिए कि बाकी विभागों में क्या हो रहा है। इस पर विचार करने का, मंथन करने की बहुत जरूरत है। दीपक जी कह रहे हैं। मैंने पहले ही बताया है, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, आप एक एक पॉइंट पर आ जाइए, चाहे वो किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवा शक्ति की बात करें, इसी पर तो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं स्वास्थ्य में क्या किया। सही आंकड़ा तो दीजिए इनसे, ज्योति जी। इसी पर तो वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में आप काम बताइए, कृषि मंत्रालय में आप काम बताइए। आप हरियाणा में प्रचार करें, हरियाणा के लाल, हरियाणा के लाल। अरे हरियाणा के लाल, हरियाणा में पानी तो ला दें SYL का। हरियाणा का हिस्सा तो दिलवा दे, चंडीगढ़ में दे, फिर ट्रैक्शन करने वाली बात हो गई। शर्मा दिलवा दे। क्या मूल्य का वोट मांगोगे आप वहाँ पे कुरुक्षेत्र में? अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए। अभी दीपक जी के सवालों का जवाब दे दे भाई।
पंजाब में जाके कहता है हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली में जाके कहता है कि हरियाणा पानी नहीं देता, हरियाणा पानी कहाँ से लाएगा? आपने सवाल शायद सही से सुना नहीं। आप रही बात ये भाई साहब कह रहे थे, ये हमारे दीपक जी कह रहे थे, दीपक जी नौकरियों के बारे में इन्होंने कहा सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी, हमने हरियाणा में सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी है। आप इतिहास बताइए। और दूसरा वो भरने हैं। पहले नौकरियां कैसे मिलती थी? मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के, अपनी जाति के, अपने परिवार के, अपने भाई भतीजावाद इस वाद के आधार पर नौकरियां देता था। माननीय मनोहर लाल जी ने इस परंपरा को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के 3 पीढ़ी खाली चली गई थी। क्लास 1 अफसर लग रहा अपना गौरव की बात है। नए मुख्यमंत्री जी मोदी की नीतियों को और मनोहर नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है और हम जनता के आशीर्वाद से कह सकते हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और इतिहास दोहराएंगे। आपने सवाल सही से सुना नहीं, फिर आप वही वाला जवाब दे रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकारी नौकरी बड़ा मुद्दा है, सरकारी नौकरी में पद खाली है, कब भरेंगे ये पूछ रहे हैं वो। और वो मंत्रालय वाला सवाल मुख्य है। वो कह रहे हैं कि 2-4 मंत्रालय छोड़ के आप हमें काम गिनाइए। ये दीपक जी का कहना है। कृषि मंत्रालय का काम कह रहे हैं, कृषि मंत्रालय का काम। अब ऐसा ना पद खाली है, पद तो पहले से भी खाली थे। हमने 1.25 लाख के करीब नौकरियां दी हैं। कौशल रोजगार में हमने बच्चों को नौकरियां दी हैं। कौशल रोजगार में कांग्रेस के टाइम में क्या होता था? ये अपने खेतों को ठेका दे देते थे, 1-2-4 महीने रखा उसको धक्का मार के बाहर दे देते थे, ना उसको तनख्वाह देते थे। बहुत अच्छा होगा अगर हम ये छोड़ के कहें कि हमने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया था। छोड़िए ना, कांग्रेस ने क्या खत्म करी, कांग्रेस ने जो किया वो जनता ने बहुत अच्छा काम किया हमारी सरकार ने। आप बताइए। वो कह रहे हैं मंत्रालयों की बात वो पूछ रहे हैं कि काम के हिसाब से वो मंत्रालयों की बात पूछ रहे हैं। नहीं, हर मंत्रालय हमारा अच्छा काम करे। आप बताइए कौन सा मंत्रालय हमारा खराब है? ले लो, एजुकेशन का ले लो, कोई किसी भी मैटर पर ले लो आप। कांग्रेस के टाइम में कितनी यूनिवर्सिटियां बनी थी, हमने कितनी बढ़ाई? कांग्रेस के टाइम में कितने पीजीआई बने थे? अब हमने कितने बनाए? आप खुद बताइए ना आप। और दिल्ली में तो इतना बंटाधार कर रखा है। और वहाँ पे पंजाब का सारा युवा है जो वो कहते हैं केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा हमें, वहाँ बर्बाद कर दिया सारा युवा को पंजाब में। आप कहते हैं दिल्ली का बंटाधार कर दिया, वो कहते हैं हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, ये कह रहे हैं, ये फिर अभी कह रही थी बहन जी राम नाम से मारा है क्या? अरे हनुमान जी को आशीर्वाद देंगे, हनुमान जी के पुजारियों को तो आपने भूखा मार दिया। और उनकी क्या नाम है, ग्रंथियों को 5 पैसे नहीं दिए, पुजारियों को 5 पैसे नहीं दिए, और फिर आप उनका आशीर्वाद की बात देखते हो। वो तो आपको पुजारी। चलिए ठीक है। समय की कमी है, यहाँ पर रोकूंगी आप सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस चुनावी दंगल की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, पार्टियां अपना पक्ष रख रही हैं। तो क्या है पल पल की अपडेट, आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिन भर कवरेज जारी है।